फिर अब जो हमारा टॉपिक है वो प्री ऑप हेल्थ स्टेटस वैल्यूएशन है। यानी पेशेंट आपके पास प्रेजेंट किया है किसी काम के लिए। फॉर एग्जांपल आपने रूट कनाल करनी है या एक्सट्रैक्शन करनी है या कोई भी प्रोसीजर करना है, तो उससे पहले आपने उसका हेल्थ स्टेटस जो है वो चेक कर लेना है कि वो फिट भी है ये प्रोसीजर की। जो आप समझ लें उसके साथ जो एंग्जाइटी लेवल्स इंक्रीज़ होंगे या जो स्ट्रेस पड़ेगा बॉडी के ऊपर, वो उसकी बॉडी जो है वो इस पोजीशन या कंडीशन में है कि उसको इजीली टॉलरेट कर सके या नहीं। तो उसके लिए बेसिकली आपने उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लेनी होती है, अ, और उसी के वो यहाँ पे स्टेप्स बताता है सारे। तो पहले उसने इस बॉक्स में बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, तो उसी के स्टेप बाय स्टेप हम देखते जाएंगे। उसी उसी तरह उसने डिटेल बताई हुई है। तो सबसे पहले वो कहता है कि आपने उसका बायोग्राफिक डाटा जो है वो उससे पूछ लेना है। यानी उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, और ये सारा कुछ आपने पूछ लेना है उससे। तो एक तो इसमें यह है कि रिकॉर्ड कीपिंग इजी हो जाती है आपकी। दो अगर आपके सेम नेम के पेशेंट्स आ जाते हैं तो उनके रिकॉर्ड्स आप सेपरेट रख सकते हैं। और दूसरा वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताता है यहाँ पे कि इससे आप ये असेस कर सकते हैं कि पेशेंट एज अ हिस्टोरियन अच्छा है या नहीं है। यानी अगर तो वो इजीली आपको और डिटेल्ड बायोग्राफिक हिस्ट्री दे रहा है अपनी, इसका मतलब है कि आप उस पर रिलाई कर सकते हैं जब वो अपनी हेल्थ हिस्ट्री देगा। तो अदरवाइज़ अगर वो इसमें ही आपको थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है या ऐसा कुछ है, तो फिर आप ये समझें कि जब वो मेडिकल हिस्ट्री देगा अपनी, तो वो भी आप समझें कि वो इनएक्यूरेट हो सकती है और आपने उसको डिफरेंट मीन से करोबोरेट कर लेना है, कंफर्म कर लेना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपका स्टेप आएगा वो होगा चीफ कंप्लेंट फाइंड करने का। तो चीफ कंप्लेंट या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट वो कंप्लेंट होगी बेसिकली जो पेशेंट जिसकी वजह से प्रेजेंट कर रहा है हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के पास। अब फ़र्ज़ कर लें कि आप जब उसका ओरल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें कैलकुलस भी प्रेजेंट है और उसको स्केलिंग की भी ज़रूरत है। उसके एक दांत में फिलिंग भी होने वाली है, लेकिन एक दांत उसका ऐसा है जो जिसके अंदर आप कह लें कि इन्फेक्शन हो गई हुई है और उसकी उसको सवीर पेन रहती है। तो जो उसकी कंप्लेन है वो मतलब वो उस दांत के दर्द की वजह से आया है, और जो बाकी फिलिंग्स होने वाली हैं और जो स्केलिंग होने वाली है वो उसकी कंप्लेंट नहीं है। तो ये जो आपकी ट्रीटमेंट की प्रायोरिटीज़ होंगी वो उसकी चीफ़ कंप्लेंट की बेस के ऊपर होंगी। यानी आपने पहले वो चीज़ ट्रीट करनी है जो कि उसको सबसे ज़्यादा मसला कर रही है। तो चीफ़ कंप्लेंट जब वो बता देगा फिर आपने उसी कंप्लेंट की हिस्ट्री लेनी है, यानी हिस्ट्री ऑफ द चीफ़ कंप्लेंट पे आ जाएंगे फिर आप। तो उसमें आपने उससे पूछ लेना है कि जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो स्टार्ट कब से हुई है, बढ़ रही है या उतनी ही रहती है, किसी चीज़ से एलिविएट हो जाती है, किसी चीज़ से एग्रीवेट हो जाती है, वगैरह वगैरह। आपने सारी डिटेल्ड हिस्ट्री ले लेनी है उसकी, और उस हिसाब से फिर आपने उसको अपना डायग्नोसिस की तरफ ले जाना है। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन के बाद आपने उसके मेडिकल हिस्ट्री की तरफ चले जाना है। तो मेडिकल हिस्ट्री में वो बेसिकली आपको कहता है कि यूजुअली चार्ट्स बने हुए होते हैं जो पेशेंट आपका फिल कर देता है, और उससे इजी हो जाता है आपके पास उसमें से यानी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आइडेंटिफाई करना। तो वैसा ही एक चार्ट इसने दिखाया भी हुआ है बुक के अंदर। तो उसमें यह है कि आप इजीली, वो कहता है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे किसी चीज़ से उसको एलर्जी है तो वो आप रेड सर्कल कर लें उसके गिर्द, और आपका फॉर एग्जांपल आपका जो असिस्टेंट है या जो भी हिस्ट्री ले रहा है तो वो आपको पहले से उस चीज़ को रेड मार्क करके आपको फिर वो रेफ़र करेगा पेशेंट। तो जैसे ही आप वो फॉर्म देखेंगे तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये जो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल पास्ट हिस्ट्री है उसकी, कि उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ था, तो वो आप हाईलाइट कर देंगे अपने हिस्ट्री के अंदर, ताकि कोई भी आपने उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना है या मेडिसिन देनी है तो उसके अकॉर्डिंगली दी जाए। तो उसके लिए उसने बॉक्स एक भी दिया हुआ है कि आपने जो हेल्थ की हिस्ट्री है या मेडिकल हिस्ट्री है उसमें क्या क्या लेना है। तो सबसे पहले वो कहता है पास्ट हॉस्पिटलाइजेशंस, ऑपरेशंस या कोई इंजरीज या इलनेसेस पास्ट थी उसकी, तो वो आपने पूछ लेनी है। फिर रिसेंट कोई माइनर इलनेस या सिम्टम्स हैं तो वो पूछ लेने हैं आपने उससे। फिर मेडिकेशंस कोई करंटली वो ले रहा है या किसी मेडिसिन से उसको एलर्जी है तो वो पूछ लेना है। फिर हेल्थ रिलेटेड हैबिट्स पूछ लेनी है आपने, यानी ओरल के हिसाब से आप ये समझ लें कि वो ब्रशिंग करता है या नहीं,
वंस या ट्वाइस डेली करता है, माउथ वॉश का यूज़ करता है, फ्लॉस का यूज़ करता है, एट्सट्रा एट्सट्रा। उसके बाद उसकी एडिक्शंस वगैरह पूछ लेनी है, कोई अल्कोहल तो यूज़ नहीं करता या एडिक्ट तो नहीं है टोबैको या कोई इलिसिट ड्रग तो नहीं यूज़ कर रहा। और फाइनली लास्ट चेकअप उसका कब हुआ था। तो ये सारे आपने उसकी मेडिकल हिस्ट्री से जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है। और फिर वो एक टेबल इसमें बता देता है कि जो कॉमन आपकी हेल्थ से रिलेटेड डिजीज़ हैं, जो आपके आप समझेंगे बेसिक जो आपने ट्रीटमेंट उसको देना है उसमें इंटरफेयर कर सकती हैं या उसको मॉडिफाई करवाने पे मजबूर कर सकती हैं आपको, वो उसने ये लिस्ट दी हुई है। तो इसकी भी आपने उसकी हिस्ट्री ले लेनी है, उससे कोई ऐसा मसला ना हो उसको। और ये आगे वो बताता जाएगा कि हर एक जो प्रॉब्लम उसने बताई हुई है उसको किस तरह से आपने डील करना है, वो आगे बताता जाएगा। तो जब आपकी मेडिकल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद वो कहता है कि आपने सोशल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री के ऊपर आ जाना है। तो फैमिली हिस्ट्री में आप ये देखेंगे कि जो डिज़ीज़ या सिम्टम आपके पास प्रेजेंट कर रहा है पेशेंट जिसके साथ, उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, यानी वो कंजेनिटल तो नहीं है, आपने पहले ये पता कर लेना है। और दूसरा ये कि पहले से तो नहीं चली आ रही किसी वजह से, तो जो जेनेटिक आपकी डिजीज़ होंगी वो इससे आइडेंटिफाई हो जाएंगी। और इसी तरह सोशल हिस्ट्री में यूजुअली आपकी जो पान च्यूइंग आ जाएगी, सिगरेट स्मोकिंग आ जाएगी, अल्कोहल ड्रिंकिंग वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ आ जाएगा। फिर जो फिफ्थ स्टेप होगा वो आपका रिव्यू ऑफ सिस्टम्स होगा। तो रिव्यू ऑफ सिस्टम्स के अंदर बेसिकली जो आपने हिस्ट्री पहले से कलेक्ट कर ली है उससे, उसकी बेस पे आपने वो सिस्टम्स रिव्यू करने हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट ने आपको पहले हिस्ट्री दी है कि उसको कुछ अर्सा पहले इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या एंजाइना का एक अटैक हुआ था, आप फ़र्ज़ कर लें। तो उसके अकॉर्डिंग अब आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो एग्जामिन करेंगे। तो उसमें आप उसकी हिस्ट्री भी लेंगे, सारी दोबारा डिटेल लेंगे कि पैल्पिटेशंस तो नहीं होती, एंकल एडीमा तो नहीं हो जाता, या एक्सर्शन पे उसको सांस तो नहीं फूल जाता, या चेस्ट में पेन तो नहीं स्टार्ट हो जाती, वगैरह वगैरह। इसी तरह अगर उसने पास्ट अस्थमा की हिस्ट्री दी हुई है तो आप सारा एग्जामिनेशन करेंगे, वीजिंग तो नहीं है चेस्ट में, और फिर उसको वो मेडिसिन कौन कौन सी ले रहा है उसके लिए, एट्सट्रा एट्सट्रा। यानी जो सिस्टम उसकी हिस्ट्री जिस तरफ पॉइंट कर रही होगी वो सिस्टम आप चेक कर लेंगे या एग्जामिन कर लेंगे अपना प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले। तो ये आपका रिव्यू ऑफ सिस्टम्स हो जाएगा और ये आपकी समझे बेसिकली हिस्ट्री यहाँ पे आगे कंप्लीट हो जाएगी। तो जब आपके पास कंप्लीट हिस्ट्री आ जाएगी तो उसके बाद आप एग्जामिनेशन की तरफ चले जाएंगे। तो फिर आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा बेसिकली। तो एग्जामिनेशन के अंदर वो बेसिकली कहता है कि आपने सिर्फ उसकी जो चीफ कंप्लेंट वाला पार्ट है वो नहीं देखना, जबकि बल्कि आप देखें कि सारा उसका जो मैक्सिलोफेशियल रीजन है वो एग्जामिन करना है आप। तो उसके अंदर वो कहता है कि कोई भी आपने एग्जामिनेशन स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले आपने वाइटल साइंस लेने होते हैं। तो वाइटल साइंस जो होते हैं बेसिकली आपको, अगर कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं भी है तो वो प्रेजेंट उसकी एंग्जाइटी या आप कह लें अगर प्रेजेंट में उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी तरफ ज़रूर पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो वाइटल साइंस लेने के बाद आपने फिर एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है। और वो कहता है एग्जामिनेशन में बेसिकली 4 आपके स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है आपका इंस्पेक्शन, फिर पैल्पेशन, फिर परकशन और फाइनली ऑस्कल्टेशन। तो उसके लिए इसने एक बॉक्स बनाया हुआ है कि आपने क्या क्या चीज़ें किस किस स्टेप में देखनी है। तो जब आपने इंस्पेक्ट करना है तो आपने हेड एंड फेस का जनरल शेप, सिमेट्री और हेयर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख लेनी है। फिर ईयर्स की तरफ चले जाएंगे तो उनमें देख लेना है कि नॉर्मल यानी वो सेंसिटिविटी उनकी नॉर्मल है या नहीं, नॉर्मल रिएक्शन टू साउंड्स लिखा है उसने। फिर आइज़ की सिमेट्री देख लेनी है, प्यूपिल रिएक्टिव है या नहीं, स्क्लेरा का कलर, कंजंक्टिवा का कलर देख लेना है, वो आपको एनीमिया की तरफ जो है वो पॉइंट कर सकता है। फिर नोज़ में आपने सेप्टम देख लेना है, म्यूकोजा चेक कर लेना है, पेटेंसी देख लेनी है। माउथ के अंदर आपने सारा ऑब्वियसली टीथ है, म्यूकोजा है, फेरिंक्स, लिप्स, टॉन्सिल्स, ये सारा कुछ देख लेना है। अब ऑब्वियसली हर चीज़ की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। टॉन्सिल्स लार्ज हो तो भी आपको मुंह के अंदर दर्द स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी आपने देखना है कि वो टीथ की पेन तो नहीं है या टॉन्सिल्स की पेन तो नहीं है। तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंगली आपने सारा इंस्पेक्ट करना है। और फिर नेक में आपने थायराइड ग्लैंड का साइज़ देख लेना है, डिस्टेंशन चेक कर लेनी है। फिर सेकेंडली आपका पेल्पेशन आ जाती है। पेल्पेशन में ऑब्वियसली हर चीज़ तो पेल्पेट नहीं करनी है आपने, जो चीज़ें पेल्पेट करनी है वो उसने बताई हैं। TMJ आपने पेल्पेट करना है, वहाँ पे आपने चेक करना है कि क्रेप्टस तो नहीं है या टेंडरनेस तो नहीं है।
नेजल पैरानेजल साइनसेस जो हैं आपकी, उनको आपने पैल्पेट करके चेक करना है। अगर पैल्पेशन पे पेन है तो वो साइनोसाइटिस की तरफ जो है वो आपको लेके जा सकती हैं। फिर आपके माउथ के अंदर जो आपने चीज़ें पैल्पेट करनी है वो सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाएंगे। सलाइवरी ग्लैंड्स अगर पैल्पेशन पे पेन कर रहे हैं तो वो आपके स्टोन की तरफ भी इशारा कर सकते हैं और इन्फेक्शन ऑफ द ग्लैंड की तरफ भी इशारा कर सकते हैं। और फिर फ्लोर ऑफ द माउथ है, यहाँ पे भी आपको सलाइवरी स्टोन मिल सकता है। लिप्स है, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है। और मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन की पैल्पेशन पे अगर पेन होती है, या जब आप फ़र्ज़ करें कि पेशेंट क्लेंच करता है ज़ोर से और आप मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को पैल्पेट करते हैं तो पेन होती है, तो ये TMPDS को शो कर रहा होगा। फिर आपकी जो पैल्पेशन है वो नेक पे है, वही थायराइड ग्लैंड, और आपने वहाँ पे लिम्फ नोड्स चेक कर लेने हैं कि लिम्फ नोड की स्वेलिंग ना हो। फिर परकशन आ जाती है। परकशन में भी आपने पैरानेजल साइनसिस को परकस करना है, लेकिन वो कहता है कि यहाँ से परकशन से कोई रिज़ल्ट निकालना मुश्किल होता है। अब उसकी रीज़न मतलब उसके जो रैशनल है वो ये है कि वो एक एम्प्टी स्पेस है आपकी बोन के अंदर, जो एयर फील्ड है, जिसको आप परकस करें तो आपको एक साउंड मिलेगी। और अगर आप फर्ज कर लें कि साइनस की इन्फेक्शन हो गई है तो यूजुअली इसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जो अगर आप साइनोसाइटिस वाला चैप्टर पढ़ें तो उसमें बताया हुआ है उसने। तो जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा उसके अंदर, तो जब आप परकशन करेंगे तो डल साउंड आएगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल आपकी जो पैरानेजल साइनस होगी। तो ये आपका डिफरेंस आएगा, लेकिन ये है कि आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और माउथ के अंदर आपने टीथ की परकशन करनी होती है, और अगर परकशन पे पेन कर रहे हैं आपके टीथ तो इसका मतलब है कि पेरी रेडिकुलर जो टिश्यू है या पेरी एपिकल टिश्यू कह लें आप, उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई हुई है। और फाइनली ऑस्कल्टेशन आ जाती है। तो TMJ की आप ऑस्कल्टेशन भी कर सकते हैं, जिसमें आप वही क्रैपिटस और क्लिक्स वगैरह सुनेंगे, और नेक के अंदर आप कैरोटिड ब्रूई को चेक करें। फिर जो एग्जामिनेशन के अंदर वो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है वो ASA की क्लासिफिकेशन है फिज़िकल स्टेट के अकॉर्डिंग पेशेंट की। तो उसमें वो ये कहता है कि अगर आप अपने पेशेंट को इसमें से किसी एक सेक्शन के अंदर क्लासीफाई कर लें तो उसके अकॉर्डिंग आप जो ट्रीटमेंट प्लान करेंगे वो इजी हो जाएगा। तो उसमें वो ये कहता है कि जो ASA 1 है उसमें ये है कि नॉर्मल हेल्दी पेशेंट है आपका, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कोई माइनर इलनेस भी नहीं है, कोई सिस्टेमिक इन्फेक्शन भी नहीं है वगैरह वगैरह, कोई उसको मसला नहीं है हेल्थ रिलेटेड। फिर ASA 2 वो है जिसको माइल्ड सिस्टेमिक डिजीज़ है या सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क फैक्टर है। तो इसमें एग्जांपल ले लें हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ की, जो कि वेल कंट्रोल्ड है। अब फिर ASA 3 आ जाएगा, वो है कि सीवियर सिस्टेमिक डिजीज़ है लेकिन इनकैपेसिटेटिंग नहीं है। तो इसमें आप समझ लें कि या तो उसको COPD की एग्जांपल ले लें या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की एग्जांपल ले लें कि सीवियर सिस्टेमिक डिजीज़ तो है लेकिन इनकैपेसिटेटिंग नहीं है, यानी कि अगर वो थोड़ा सा मॉडिफाई करे तो वो अपने डेली के काम ज़रूर कर सकता है। फिर फोर्थ जो है वो है सीवियर सिस्टेमिक डिजीज़ दैट इज़ कांस्टेंट थ्रेट टू लाइफ। तो उसमें आप एग्जांपल ले लें कि लीवर फेलियर है या एंड स्टेज रीनल डिजीज़ उसको हो गई है। तो एक तो वो सीवियर सिस्टेमिक डिजीज़ भी है, लेकिन वो और साथ वो कांस्टेंट थ्रेट टू लाइफ भी है। जो थर्ड से उसको सेपरेट करना है कि थर्ड में ये था कि सिस्टेमिक सीवियर डिजीज़ थी लेकिन इनकैपेसिटेटिंग नहीं थी। और फिर 5 ये है कि अमोरिबेंट पेशेंट हु इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव विदाउट द ऑपरेशन। तो इसमें यह है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर की एग्जांपल ले लें या सेप्सिस की एग्जांपल ले लें कि जिसमें आपको इमीडिएटली जो है वो ऑपरेशन करके उसको ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो नहीं बच सकेगा। और 6 जो है वो ब्रेन डेड पेशेंट है। तो ये आपकी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट्स के अकॉर्डिंग फिज़िकल स्टेटस की क्लासिफिकेशन थी। अब इसके अकॉर्डिंग आप अगर अपना पेशेंट जो है वो किसी क्लास के अंदर क्लासीफाई कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि या तो आप रूटीन जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, यानी एंग्जाइटी रिडक्शन के लिए कोई मेजर्स कर लें, कोई जो है वो पेशेंट की मॉनिटरिंग थोड़ी सी ज़्यादा केयरफुल कर लें, या ये है कि इससे थोड़ा सा अगर ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो मेडिकल कंसल्ट ले लें पहले आप करने से पहले। फिर यह है कि अगर इससे भी सीवियर आप समझ रहे हैं पेशेंट है तो फिर आप उसको मतलब ऐसी सिचुएशन में या ऐसे सेटअप में आप उसको ट्रीट ना करें जहाँ पे आप एमरजेंसी हैंडल नहीं कर सकते। या फिर फाइनली आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि उसको ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन की तरफ रेफ़र कर दें और एज अ जनरल डेंटिस्ट आप उसको ट्रीट ना करें। तो ये आपकी कंप्लीट सारी थी
मेडिकल हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन कैसे करना है पेशेंट का। इसके बाद वो बताएगा कि डिफरेंट जो कंडीशंस हैं जिससे आपकी जो पेशेंट है उसको ड्यूरिंग ट्रीटमेंट प्रॉब्लम हो सकती हैं, या जिसकी वजह से आपको अपना ट्रीटमेंट जो है वो मॉडिफाई करना पड़ सकता है, वो क्या क्या है और उसमें उसको आपने किस तरह डील करना है।